डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आकृति चंद्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, बीए के द्वितीय वर्ष के पंचम प्रश्न पत्र की इकाई 17 रचनात्मक लेखन का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि सार लेखन क्या होते हैं, उसकी उपयोगिता क्या है, उसमें अपेक्षित गुण क्या क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे सार लेखन के अंतर्गत ही कि सार लेखन की प्रक्रिया क्या होती है और साधारण और सरकारी सार लेखन क्या होते हैं। तो सार लेखन की प्रक्रिया, सार लेखन करते समय हमें जो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है उसे ही हम सार लेखन की प्रक्रिया कहते हैं। सार लेखन की प्रक्रिया में सबसे पहले मूल बिंदु का चयन किया जाता है। मूल बिंदु से संबंधित बिंदुओं का चयन किया जाता है। मूल और संबंधित बिंदुओं को आपस में जोड़ के उसे एक क्रम में इस प्रकार रखा जाता है कि मूल भाव स्पष्ट हो सके। चौथा है अनावश्यक सामग्री जो होती है, जो भाव को पुष्ट करने के लिए लेखक विभिन्न प्रकार के जो उदाहरण देता है और जो दोहराव होते हैं उन्हें छोड़ना और उपयुक्त आकार में एक सार लेखन लिखना। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि सार लेखन की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले आप जब किसी गद्यांश को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि लेखक उसमें किसी विशिष्ट रूप से किसी बात को पाठक तक पहुंचाना चाहता है। वो पाठक का ध्यान जो है वो किसी एक बात पर केंद्रित करना चाहता है। यही वह एक बात जो है वह किसी भी गद्यांश का मूल भाव होती है। गद्यांश को 2-3 बार पढ़कर उसके मूल भाव को समझा जा सकता है। इस मूल भाव को स्थापित करने के लिए उससे संबंधित कुछ संबंधित बात भी कहे जाते हैं जो उस मूल भाव की पुष्टि करते हैं। यही जो बात है, यही जो भाव है, वही संबंधित बिंदु कहे जाते हैं। सार लेखन में मूल भाव और उसको पुष्ट करने वाले संबंधित बिंदुओं को पहचान कर उसे एक क्रम में रख करके भाषा में इस तरीके से पिरोया जाता है कि आपकी जो बात है वह विस्तृत भी ना हो और कम शब्दों में कही जा सके। तो मूल बिंदु का चयन जो है वह यही है। आप जब कभी देखा होगा आपने कि लेखक क्या करते हैं कि अपनी बातों को अधिक मजबूती से रखने के लिए बार बार किसी उदाहरण का प्रयोग करते हैं और उससे क्या होती है कि भाषा में दोहराव आता है। भाव में भी बार बार एक ही भाव को देते देते दोहराव आ जाता है। वह बात ठीक है कि उस जो भी लेखक समझाना चाह रहा है वह अच्छी तरीके से पाठक तक पहुंच जाता है, लेकिन जब आप सार लेखन करते हैं तो इन चीज़ों से आपको बचना होता है। जैसे बिना उसके व्याख्या में ना पढ़ें आप कि बिना भाव के ही आप व्याख्या कर रहे हैं। आपने एक भाव दे दिया है तो एक ही भाव रहेगा, उसकी व्याख्या नहीं करनी है। आपको बार बार उदाहरण नहीं देना है और किसी भी वाक्य का, किसी भी भाव का बार बार दोहराव नहीं करना है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो सार लेखन में आप उनसे बचें। आइए एक उदाहरण के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि मानव का आरंभिक जीवन अधिक लचीला और प्रशिक्षण के लिए विशेषकर अनुकूल होता है यदि माता पिता, अध्यापक और सरकार तीनों मिलकर प्रयास करें तो वे बालक को जैसा चाहे वैसा वातावरण देकर उसकी जीवन दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। जीवन का यह समय मिट्टी के उस कच्चे घड़े के समान होता है जिसके विकारों को मनचाहे ढंग से ठीक किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह पके हुए घड़ों में पाए जाने वाले दोषों में सुधार करना असंभव है, उसी तरह यौवन की दहलीज को पार कर 20-25 वर्ष के युवक के अंदर आमूल परिवर्तन लाना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। कच्ची मिट्टी किसी भी सांचे में ढलकर किसी भी नए रूप में बदली जा सकती है, लेकिन जब वह एक बार एक प्रकार का बन गया तब उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास बहुत ही कम सफल हो पाता है। किसी लड़के या लड़की के व्यक्तित्व के निर्माण का
मुख्य उत्तरदायित्व तो हमारे समाज, हमारी सरकार और स्वयं माता पिता पर है, तथा बहुत कुछ स्वयं लड़के या लड़की पर भी निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति अपने ध्येय में तभी सफल हो सकता है जब वह अपने जीवन के आरंभिक दिनों में भी वैसा करने का प्रयास करे। इस दृष्टि से विद्या अध्ययन का समय ही मानव जीवन के लिए विशेष महत्व रखता है। हम सभी का और स्वयं विद्यार्थियों का भी यही कर्तव्य है कि सभी इस तथ्य को हमेशा सामने रखें। अब इसका सार लेखन देखते हैं। बाल विकास। बाल्यकाल मानव की वह अवस्था है जिसमें जीवन को मनचाहे ढंग से मोड़ा जा सकता है। युवावस्था प्राप्ति के पश्चात उसकी जीवन दिशा को बदलना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। कच्ची मिट्टी से इच्छा के अनुसार आकृति बना सकते हैं। मिट्टी के पक जाने पर उसका रूप परिवर्तन असंभव है। बालक हो या बालिका हो, उसके जीवन निर्माण का उत्तरदायित्व तो सरकार, समाज, माता पिता के कंधों पर है। उसके अपने प्रयास भी महत्वपूर्ण हैं। उद्देश्य प्राप्ति में मानव को सफलता प्रारंभ से ही दिशा में प्रयत्न करने पर मिलती है। तो आपने देखा कि उदाहरण में कितना बड़ी चीज़ें थी और भाव वही है जो सार लेखन में है। उसमें एक बात के लिए ही, एक भाव को समझाने के लिए ही एक दो उदाहरणों, एक दो वाक्यों, एक ही भाव के विभिन्न वाक्यों का प्रयोग किया गया, लेकिन सार लेखन में हमने सिर्फ उस बात को रखा है। तो आप इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि सार लेखन लिखते हुए सिर्फ आपको उसके मूल भाव को ही संरक्षित रखना है। आपको उसके वाक्य को बार बार दोहराना नहीं है, बार बार उदाहरण नहीं देना है, बिना संदर्भ के व्याख्या नहीं करनी है। अब देखते हैं कि सरकारी सार लेखन क्या होते हैं। सार लेखन तो हो गए कि जैसे मान लीजिए आप निबंध लिख रहे हैं तो निबंध का एक सार लेखन हो गया, लेकिन सरकारी सार लेखन भी होता है जो हमने सार लेखन के प्रकार में पढ़ा था। तो सरकारी पत्रों का सार लेखन भी होता है जो अधिकारियों के पास में अगर समय नहीं होता है तो उसके सहायक जो होते हैं, उसके जो पर्सनल असिस्टेंट भी होते हैं, वह उन पत्रों का सार लेखन करके अधिकारी को देते हैं ताकि अधिकारी उसके ऊपर उचित कार्य कर सके। तो सरकारी पत्रों का सार लेखन करते समय मोटे तौर पे सार लेखन के चरणों का पालन किया जाता है। साथ ही सबसे पहले क्रम संख्या दी जाती है कि वह सरकारी पत्र किस क्रम के हैं। दूसरा, अधिकारी पद का नाम दिया जाता है। संबंधित विभाग, पत्र संख्या तथा दिनांक का उल्लेख किया जाता है। एक सरकारी पत्र के सार लेखन के माध्यम से हम समझते हैं कि सरकारी सार लेखन, सरकारी पत्रों का सार लेखन किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए कि ये सरकारी पत्र हैं, मूल पत्र हैं, किस विभाग को लिखा गया है, किसने लिखा है, प्रेषक कौन है और किसे लिख रहा है, और विषय क्या है उसका, कि अध्यापक द्वारा हिंदी आलेखन का विक्रय। आपने बहुत बार सुना होगा कि शिक्षक जो है वो अपने नोट्स बना करके विद्यार्थियों को देते हैं, लेकिन यह शिक्षक के ऊपर यह प्रश्न चिन्ह लगाता है अगर शिक्षक जो है वह उसी नोट्स को, उसी जो विषय पढ़ा रहा है उसी नोट्स को वो बेचने लगे, पैसे दे करके विद्यार्थियों को देने लगे, तो यह जो है वो गैर जिम्मेदाराना कार्य है और यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। तो इसके लिए एक पत्र का हमने उदाहरण लिया है। तो विषय में हमने इसलिए दिया है कि अध्यापक द्वारा हिंदी आलेखन का विक्रय। महोदय, मुझे निर्देश है कि मैं आपसे यह ज्ञात करूं कि आपके कार्यालय में कार्य करने वाले अध्यापक श्री मदन तिवारी, यह एक नाम है बस, जिसका अभी अभी इस केंद्र में अन्यत्र स्थानांतरण हुआ है, ने आपके यहाँ स्वलिखित पुस्तक हिंदी लेखन तथा विकला की प्रतियां उन छात्र पदाधिकारियों को बेची हैं जो उस समय हिंदी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, जो राजकीय नियमों के विरुद्ध है। यह भी ज्ञात हुआ है कि यह प्रतियां 100 रुपये में बेची गई हैं, अतः इस मामले की छानबीन कर शीघ्र ही लिख भेजने की कृपा करें, जिससे अध्यापक से शीघ्र ही उत्तर मांगा जा सके। अब इसमें भवदीय, जिसने प्रेषक जो है, जिसने
पत्र लिखा है उसके हस्ताक्षर होंगे और उसका नाम होगा और जो उन्होंने पर्यवेक्षक जो थे उनके डेजिग्नेशन का स्टैम्प होगा। तो ये एक तरीके का सरकारी पत्र हो गया। अब अगर इसका सार लेखन लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्रम संख्या देंगे कि किस क्रम की वह संख्या है। उसके बाद उप पर्यवेक्षक, शिक्षा मंत्रालय, पत्र संख्या इतना, दिनांक इतना। अब उन्होंने क्या लिखा है? उप पर्यवेक्षक ने अपने पत्र में इस हिंदी केंद्र के भूतपूर्व अध्यापक श्री मदन तिवारी के संबंध में लिखा है कि उन्होंने स्वयं पुस्तक हिंदी आलेखन और टिप्पण कला को यहाँ पर हिंदी शिक्षा पाने वाले छात्रों और पदाधिकारियों को 100 रुपये प्रति मूल्य के हिसाब से बेचा। आपने बताया है कि स्वयं लिखित पुस्तकों को छात्रों में बेचना राजकीय नियमों के विरुद्ध है, अतः अधिक छानबीन के लिए छात्रों से व्यक्तिगत पूछताछ की जाए। तो यह अगर एक पर्यवेक्षक अगर आते हैं और देखा जाता है और किसी अध्यापक जो मुख्य अध्यापक के पास इसकी सूचना जाती है तो वो किस प्रकार से इसके ऊपर एक उचित कार्रवाई करते हैं। तो उचित कार्रवाई करने के लिए अगर वो इतने बड़ा नहीं पढ़ सकते हैं तो उनके जो सहायक होते हैं वह छोटे रूप में उसका सार लेखन करके अपने अधिकारी को देते हैं। तो ये हुआ सरकारी सार लेखन। विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। स्वाध्यायः परमः